हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। जैसे कि आप जानते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी के पदों पर फॉर्म भरे जा रहे हैं। आरबीआई ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके आपसे 3 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में ग्रेड बी के पदों पर फॉर्म मांगे हैं। कौन-कौन से वो डिपार्टमेंट्स हैं? आज उसी के संदर्भ में मैं आज आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। जैसे कि किस डिपार्टमेंट्स में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है और जो आपका एग्जाम है वो कितने चरणों में होगा, कितने फेज में होगा और हर फेज में आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके फाइनल सिलेक्शन तक कंप्लीट प्रोसेस के संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा इस एक वीडियो के माध्यम से। और ये जो मैं आपको जानकारी दूंगा ये आरबीआई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दूंगा। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आरबीआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो चलिए एक एक करके जानकारी लेते हैं कि आरबीआई के द्वारा जो 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपसे फॉर्म मांगे हैं उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड बी। 3 अलग-अलग पदों पर आरबीआई के द्वारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाला गया है। कौन-कौन से वो पद हैं? देखो ये आपके सामने ये रहे। पहली वैकेंसी ऑफिसर्स इन ग्रेड बी, जिसको कहा गया डीआर, जनरल कैडर, इसमें निकाली गई है। और दूसरी वैकेंसी ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीआर, जिसको शॉर्ट में कहा डीईपीआर। इस डीईपीआर की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। और जो तीसरी वैकेंसी है वो है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी, जिसको कहा गया डीएसआईएम। इस डीएसआईएम की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, ये 3 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आरबीआई के द्वारा आपसे फॉर्म मांगे गए हैं। देखो, बात करें पहले डिपार्टमेंट की, जो जनरल कैडर है, इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो पद हैं टोटल वो 35 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 8, ओबीसी के लिए 19, एससी के लिए 15, एसटी के 6 और टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 83 है। जो ऑफिसर्स इन ग्रेड बी, जो जनरल कैडर है, पहले नंबर की जो वैकेंसी है उसमें टोटल वैकेंसी 83 है। और इधर ये पीडब्ल्यूडी के लिए आपको वैकेंसी दिखाई दे रही है। उसी तरह से जो दूसरे प्रकार की जो वैकेंसी है ग्रेड बी की, दूसरे डिपार्टमेंट में, जिसको कहा गया डीईपीआर, जिसकी फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, इसमें टोटल वैकेंसी आपके लिए 17 निकाली गई है। और इन 17 वैकेंसीज में 6 वैकेंसी जनरल के लिए है, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस और 2 ओबीसी के लिए, 4 एससी और 4 एसटी के लिए। उसी प्रकार जो तीसरा डिपार्टमेंट है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीएसआईएम, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसमें टोटल वैकेंसी 20, जनरल की 10 है, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 3 और एससी के लिए 2, एसटी के लिए 4। तो फ्रेंड्स, अगर मैं कुल वैकेंसीज की बात करूं तो कुल वैकेंसी जनरल की तीनों डिपार्टमेंट्स में 51 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 24, एसटी के लिए 21 और एसटी के लिए 14। टोटल वैकेंसी है 120। तो चलिए डिटेल में जानकारी लेते हैं कि कौन-कौन कैंडिडेट हैं जो इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कैसे आपको फॉर्म भरना है और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होगा, क्या आपका सिलेबस होगा, कितने चरणों में आपसे ये परीक्षा क्वालिफाई कराई जाएगी। तो देखो यहाँ पर फुल फॉर्म लिखी हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये जो 3 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में जो वैकेंसी निकली है, उसमें एक डिपार्टमेंट तो जनरल डीआर, जिसको कहा गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और दूसरा डिपार्टमेंट ये मैंने हाइलाइट किया डीईपीआर, जिसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। और जो तीसरा डिपार्टमेंट है जहां पर आपको फॉर्म अप्लाई करने हैं वो है डीएसआईएम, अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपके सामने जो लास्ट डेट है उसको लेकर कुछ प्रावधान देखो। जो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं वो आपके 10 सितंबर से हो रहे हैं। 10 सितंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी आरबीआई ग्रेड बी के पदों पर फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट 30 सितंबर 6 बजे तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है उसकी विंडो की मैंने बात की, 10 तारीख से आप फॉर्म भरे जा रहे हैं और 30 तारीख लास्ट है सितंबर 2025। चलिए बात कर लेते हैं जो एग्जाम है वो क्या होगा। देखो यहाँ पर 3 अलग-अलग तरह के एग्जाम, अगर हम बात करें इसकी ऑफिसर इन ग्रेड बी जनरल की, तो फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम होगा और फेज 2 पेपर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फेज 2 में कुल 3 पेपर होंगे
और ये तीनों पेपर भी ऑनलाइन होंगे। कब होंगे? देखो, जो फेज़ 1 का पेपर होगा, जनरल कैडर की बात कर रहे हैं हम, वो होगा 18 अक्टूबर को, और जो फेज़ 2 का पेपर होगा वो दिसंबर 6 में लगभग आपको बता दिया जाएगा या डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसी प्रकार जो आपकी दूसरी वैकेंसी है, ऑफिसर्स इन ग्रेड बी, जिसको डीईपीआर कहा गया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, इसका जो फेज़ 1 का पेपर होगा, वो भी शायद उसी तारीख को होगा या अलग-अलग तारीख को भी हो सकता है। देखो, ये फेज़ 1 का पेपर आपके सामने है, पेपर 1 एंड पेपर 2, 2 पेपर होंगे इसमें फेज़ 1 में, और ये दोनों पेपर आपके होंगे 19 अक्टूबर में। और जो फेज़ 2 का पेपर होगा, उसमें आपके टोटल 2 पेपर होंगे और दोनों रिटन होंगे, और ये आपके दिसंबर 7 में होंगे। उसी प्रकार जो तीसरी वैकेंसी निकली हुई है, ऑफिसर्स इन ग्रेड बी, जिसको डीएसआईएम कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसका फेज़ 1 में 1 पेपर होगा और वो होगा 19 अक्टूबर को, और जो फेज़ 2 है, उसमें आपको पेपर 2 एंड पेपर 3 देना होगा, और ये ऑनलाइन और रिटन एग्ज़ाम होगा, और दिसंबर में होगा, 7 दिसंबर 2025। देखो, यहाँ पर ये बात शॉर्ट में लिख दी है आरबीआई ने कि बाद में डेट या पैटर्न या फेज़ इनमें चेंज किया जा सकता है। चेंज करने के लिए पूरा-पूरा अधिकार आरबीआई का है। चलिए, हमें इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब देखो, एलिजिबिलिटी में तो सिंपल सी बात है। नेशनैलिटी की बात करते हैं तो आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए। कौन-कौन इसको फॉर्म को भर सकते हैं? तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी, नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, हम सब इंडियन हैं। उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही मुख्य पॉइंट्स है। देखो, एज लिमिट में आपसे कहा गया है कि आपकी जो एज है वो 21 ईयर मिनिमम होनी चाहिए और 30 इयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए। 20 साल से आपकी उम्र कम ना हो और 30 साल से आपकी उम्र ज़्यादा ना हो। और यहाँ पर फाइनल कर दिया है कि ये जो डेट है, जो आपकी जो उम्र काउंट की जाएगी, वो सितंबर 2, 1995 से और सितंबर 1, 2004 से। अर्थात आपका जो बर्थ है, जो आपका जन्म है, वो 2 सितंबर 1995 से पहले का ना हो और 1 सितंबर 2004 के बाद का ना हो। इन दोनों तारीखों के बीच में आपका जन्म अगर है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज में रिलैक्सेशन के लिए, तो जो रूल हैं, जैसे कि अप टू 5 इयर्स रिलैक्सेशन मिलता है कुछ लोगों को कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो ये आपका रिलैक्सेशन अलग है, लेकिन फिलहाल जनरल जानकारी ये है कि आपकी उम्र अगर 21 साल से 30 साल के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी-सी जानकारी लेते हैं। ये कुछ जनरल से नोट्स हैं। देखो, अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। जो 3 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में भर्ती निकली है, उनके लिए क्या-क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है। देखो, सबसे पहले इस वाली भर्ती की बात करते हैं, जो जनरल डिपार्टमेंट्स के लिए है, जनरल कैडर के लिए है, ऑफिसर इन ग्रेड बी डीआर, अर्थात डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जनरल कैडर। तो इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या माँगी गई है, तो देखो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। मैं आपको अगर इसको हाइलाइट करके दिखाऊँ, ये लिखा हुआ है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन या इक्विवेलेंट टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स। देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, विद मिनिमम 60% मार्क्स। वहीं पर 50% मार्क्स माँगे हैं जो एससी, एसटी या पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हैं उनसे। जो जनरल कैंडिडेट्स हैं या जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है, उनसे 60% मार्क्स कहा गया है। ये आपकी क्वालिफ़िकेशन है। और देखो, यहाँ पर फिर से कहा गया है और आगे बात कही गई है कि प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन विद मिनिमम 55% मार्क्स, और जो एससी, एसटीज़ हैं उनके लिए पासिंग मार्क्स चलेगा। उसके बाद बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की। तो देखो, ग्रेजुएशन आपका यहाँ पर बताया गया है डिटेल में, जो ग्रेजुएशन लेवल है, एनी सच कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कोई सा भी कोर्स हो सकता है इनमें से, जो नीचे दिया गया है। कौन सा हो सकता है? देखो, यहाँ पर दिया गया है, क्लियरली लिखा गया है कि आफ्टर 12th क्लास एंड इज एट लीस्ट 3 इयर्स ऑफ ड्यूरेशन, यानी कि कम से कम 3 साल का आपका ग्रेजुएशन हो 12th क्लास के बाद, कम से कम। वहीं बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो देखो, पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ पर लिखा है एनी सच कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट दैट इज टेकन आफ्टर ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन के बाद हुआ हो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, और जिसकी जो ड्यूरेशन है मिनिमम 2 इयर्स रहा हो, वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसी प्रकार बात करते हैं जो ऑफिसर्स इन ग्रेड बी, जो डीईपीआर में निकली हुई है वैकेंसी,
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपके सामने है। देखो पहली क्वालिफिकेशन ये है, या तो आपका एमए हो, एमएससी हो इन इकोनॉमिक्स में, या एमए एमएससी इन कोर्स सच एज क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। ये आपको सामने पूरी लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। और दूसरा जो इसमें आपका एसेंशियल कहा गया है, मतलब और मतलब या तो ऊपर वाली कंडीशन या नीचे वाली। बी ऑप्शन में कहा है या तो एमए एमएससी इन फाइनेंस, आपका फाइनेंस में हो, या एमए एमएससी आपका क्वांटिटेटिव फाइनेंस में हो, मैथमेटिकल फाइनेंस में हो, या इंटरनेशनल फाइनेंस में हो। ये आपका जो दूसरे प्रकार की वैकेंसी है उसके लिए आपसे क्वालिफिकेशन बताई गई है। और वहीं बात करते हैं जो तीसरी वैकेंसी है, ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीएसआईएम। इसके लिए बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 55% डिग्री, मतलब मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। आगे बढ़ते हैं, और क्या-क्या इसमें क्वालिफिकेशन बताई गई है। देखो, और या तो आपके पास मास्टर डिग्री हो 55% मार्क्स के साथ, और किस में हो, यहाँ पर आपको बताया गया है डेटा साइंस में हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, या मशीन लर्निंग में हो, या बिग डेटा एनालिटिक्स हो। इनमें से अगर आपके पास कोई सी भी एक डिग्री है मिनिमम 55% के साथ, तो आप इस फॉर्म को इस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। और ये फिर आपको और कहा गया है, और 4 ईयर बैचलर्स डिग्री, अगर आपके पास 4 साल की बैचलर डिग्री भी है और वो 60% मार्क्स के साथ है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको जनरल जानकारी दी, ये कुछ छोटे-छोटे नोट्स आपके इसी के संदर्भ में लिखे हुए हैं। अब देखो यहाँ पर मुख्य नोट्स ये है, जैसे कि आपसे कहा गया है कि आपके 55% मार्क्स हो, सीजीपीए हो, या 60% हो। तो इसमें यहाँ पर नोट में सीधा-सीधा लिखा गया है कि अगर आपके इंस्टीट्यूशन द्वारा सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का कोई फ़ॉर्मूला बताया गया है, तो उसको मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आपके इंस्टीट्यूशन द्वारा सीजीपीए को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर वो नहीं बताया गया, आपके पास कोई उसका सर्टिफ़िकेट नहीं होगा, तो फिर 6.75 सीजीपीए को 60% माना जाएगा। अर्थात 60% के लिए आपके पास इतना सीजीपीए होना चाहिए, 6.75। और वहीं 55% के लिए आपका सीजीपीए 6.25 होना चाहिए, और 5.75 सीजीपीए को 50% माना जाएगा। अगर आपके इंस्टीट्यूशन द्वारा कोई ऐसा सर्टिफिकेट आपको नहीं दिया गया होगा कि सीजीपीए को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो फिर उस कंडीशन में ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। चलिए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। ये मैंने जनरल जानकारी आपको दी। अब आगे देखते हैं क्या मुख्य चीज़ है। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, अर्थात आप कितनी बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, और अगर आपने पहले ही 6 बार ये एग्ज़ाम दे दिया है फेज़ 1 का, अगर आप 6 बार फेज़ 1 का एग्ज़ाम दे चुके हैं आरआरबी ग्रेड बी का, अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो अब आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, आप इस फॉर्म को नहीं दे सकते। क्योंकि मैक्सिमम अटेम्प्ट्स जो हैं, जो मैक्सिमम आपको दिए गए हैं अटेम्प्ट्स अटेम्प्ट्स वो दिए गए हैं 6। 6 अटेम्प्ट्स के बाद आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो यही बात इसमें कही गई है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आप 6 बार फेज़ 1 का एग्ज़ाम अगर दे चुके हैं, तो अब आपके लिए ये पोस्ट एलिजिबल नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा है नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। उसके बाद जो अदर कैटेगरीज़ हैं, उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो कितनी ही बार फॉर्म भर सकते हैं, नो सच रेस्ट्रिक्शंस। फॉर एग्जांपल एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी, इनके लिए कोई लिमिट नहीं है, ये कितनी ही बार पेपर दे सकते हैं। लेकिन जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उसको मैक्सिमम 6 बार का टाइम दिया गया है, 6 अटेम्प्ट दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी-सी जानकारी, जनरल जानकारी उनके लिए है जो एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, और जो मुख्य-मुख्य बातें हमारी जनरल जो बातें हैं आरबीआई ग्रेड बी के संदर्भ में, उसको समझते हैं। देखो यहाँ पर स्कीम ऑफ सिलेक्शन, यहाँ की बात करते हैं। यहाँ से हमारी कुछ मुख्य बातें शुरू होती हैं। देखो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्कीम ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी डन थ्रू ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन इन फेज 1 एंड फेज 2 एंड इंटरव्यू। अर्थात आपका 3 फेज में ये सिलेक्शन होगा फाइनल। फेज 1 में एग्जाम होगा ऑनलाइन, फेज 2 में एग्जाम होगा ऑनलाइन, एंड एक आपका इंटरव्यू होगा।
और आपका एग्जाम रिटर्न और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का होगा। कब कब रिटर्न होगा, कब ऑब्जेक्टिव होगा, अभी कंप्लीट जानकारी पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे कहा गया है कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। अगर आप किसी पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पहले उसके संबंध में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना चाहिए कि क्या आप उस फॉर्म भरने के लिए लायक हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपकी एज उस दायरे में है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लेनी है, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग चलाई जाती है, तो उसको आप ले सकते हैं। यहाँ पर उसके लिए कंप्लीट जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्जेस की। तो देखो ये जो 13वां पॉइंट यहाँ पर लिखा है, एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्जेस, वो आपके सामने है। यहाँ पर कैटेगरी लिखी हुई है, यहाँ पर चार्जेस लिखे हुए हैं और यहाँ पर अमाउंट लिखा है, कितना अमाउंट आपको देना होगा। तो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी इनके लिए इंटीमेशन चार्जेस की फीस है ओनली, और वो कितनी फीस है, वो है 100 रुपए प्लस 18% जीएसटी। उसी प्रकार जो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं, उनको एप्लीकेशन फीस देनी होगी और इंटीमेशन चार्ज के साथ देनी होगी। तो एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्ज टोटल हो जाएंगे 850 रुपए प्लस 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 18% जीएसटी। और अगर कोई स्टाफ है आरबीआई का तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, निल। तो फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन फी एंड इंटीमेशन चार्जेस की मैंने जानकारी आपको दी, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरबीआई का, उसके माध्यम से मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ स्पेशल चीजें हमारी इस नोटिफिकेशन में हो सकती है। देखो, मोड ऑफ एप्लीकेशन, आप ये फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली। आप इस फॉर्म को केवल और केवल ऑनलाइन ही भर सकते हैं। अगर आप किसी अदर मोड के माध्यम से इस फॉर्म को भरेंगे तो आपका वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा या मान्य नहीं होगा। देखो यहाँ पर लिखा है नो अदर मोड ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज अवेलेबल। ऑनलाइन के अलावा आप इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते। आपको कैसे ऑनलाइन भरना है, तो देखो ये लिंक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर गिवन। आगे मतलब एक अपेंडिक्स दिया है, वहां पर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। और यहाँ पर फिर लिखा गया है कि जब आपका फॉर्म भर दिया जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको एक एडिट विंडो दी जाएगी। अगर आपसे कोई दिक्कत होती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। करेक्शन के लिए आपको एक समय दिया जाएगा 2 दिन का। यहाँ पर देखो लिखा है ए पीरियड ऑफ 2 डेज एडिट विंडो टू इनेबल टू करेक्ट या मॉडिफाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एक बात और लिखी है, आप क्या-क्या करेक्शन कर सकते हैं, बहुत ध्यान से आपको फॉर्म भरना है। देखो यहाँ पर लिखा है द कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू चेंज। क्या-क्या चेंज करने के लिए अलाउ होंगे? ऐसा नहीं कि आप सब कुछ अलाउ वो चेंज कर देंगे। देखो, आप एग्जाम सेंटर में चेंज कर सकते हैं या मीडियम एग्जाम में चेंज कर सकते हैं कि आपको किस मीडियम में आपको एग्जाम देना है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या जो भी। या फिर आप फादर्स नेम में चेंज कर सकते हैं अगर कुछ मिस्टेक हुई है स्पेलिंग में। मदर नेम के नेम में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो चेंज कर सकते हैं। या आपके जो 10th और 12th परसेंटेज है उसमें अगर कोई मिस्टेक है तो वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी अन्य चीज में कोई चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आप जब फॉर्म अप्लाई करें तो बहुत ध्यान से करें। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो नेम है और भी जो अलग अलग जानकारीज हैं, जैसे कि आपका आईडी कोई मांगेगा, उसका नंबर, क्योंकि आपको यहाँ पर क्लियरली कह दिया गया है इस नोटिफिकेशन में कि जब आपके लिए करेक्शन विंडो खोली जाएगी तो आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सेंटर के बारे में चेंज कर सकते हैं, मीडियम ऑफ एग्जाम चेंज कर सकते हैं, फादर नेम, मदर नेम या 10th-12th की जो परसेंटेज है उसके संदर्भ में आप चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी जानकारी को एडिट नहीं कर सकते। और ये आपको कुछ फैसिलिटी दी गई है, अगर आपको कुछ समस्या आ रही है फॉर्म भरने में तो आपको ये लिंक दिया गया है, आप इस लिंक के माध्यम से अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। देखो, एक सेकंड फ्रेंड्स, जैसे कि ये आपको दिया गया है यहाँ पर, ये लिंक, ये आपको लिंक दिया गया है। यहाँ पर जाकर आपकी अगर कोई कंप्लेन, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है फॉर्म अप्लाई करने में, तो आप यहाँ पर आइए और अपनी कंप्लेन फाइल कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्टली कुछ रूल्स लिखे हैं। अगर आपके पास परीक्षा हॉल में मोबाइल फ़ोन्स या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पाई गई, जो कि एक तरीके का बैन है, तो आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। आपको मिसबिहेवियर का आरोप लग जाएगा और फिर आपको कुछ आजीवन के लिए या कुछ आने वाली परीक्षाओं के लिए बैन कर दिया जाएगा। देखो, 8वीं जो पॉइंट है 18वां, इसमें बहुत सिंपल सी बात लिखी है जिसको बोलते हैं कोरिजेंडम। इसमें लिखा है कि अगर किसी तरह की कोई समस्या हो, कोरिजेंडम मतलब कोई मिस्टेक
अगर कोई फॉर्म में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, कोई मिस्टेक होगी, तो उसको आगे सुधार कर लिया जाएगा आरबीआई के द्वारा। ये इसका पे स्केल लिखा हुआ है। चलिए ये जनरल सी जानकारी है। पे स्केल देखो, बहुत अच्छा पे स्केल है, बहुत ही रेप्यूटेड वैकेंसी है आरबीआई ग्रेड बी, बहुत ही प्रेस्टिजियस वैकेंसीज मानी जाती है। तो अब देखो ये थोड़ा-सा ये सीनियरिटी क्या है, उसके बाद ये न्यू पेंशन स्कीम, ये सब आपका जो पेमेंट सिस्टम है, उसके संदर्भ में कंप्लीट जानकारी दी है। हमारे लिए यहाँ से कुछ मेन बातें शुरू होती हैं। ये आपके फेज़ 1 के जो कैडर होंगे, कैडर बी, ग्रेड बी, जो आपका जनरल कैडर है, उसके संदर्भ में जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन सेंटर होंगे, उसकी जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पर स्टेट्स दिया गया है, अंडमान एंड निकोबार, जो कि हमारा यूटी है, केंद्र शासित राज्य है। तो यहाँ पर आपके जो सेंटर है वो पोर्ट ब्लेयर में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो बात करें पंजाब की, पंजाब में ये सारे सेंटर है, अमृतसर है, जालंधर है, पटियाला है। तो स्टेट वाइज़ जो आपका फेज़ 1 का एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर कहाँ-कहाँ आपको सेंटर देखने को मिलेंगे, वो दिया गया है। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। आप इनमें से जो सेंटर चाहें अपनी सुविधा के अनुसार, वो भर सकते हैं। उसी प्रकार ये फेज़ 2 के लिए सेंटर्स की लिस्ट दी गई है। जो आपका फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा ग्रेड बी का, उसकी लिस्ट दी गई है। नेम ऑफ सेंटर्स जैसे कि देखो अहमदाबाद, गांधीनगर, जम्मू, बेंगलुरु, ये सब आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको कंप्लीट लिस्ट ये आपको दे दी जाएगी। उसी तरह यहाँ पर जो फेज़ फर्स्ट एंड फेज़ सेकंड ग्रेड बी जो हमारे पास ये दोनों तरह के एग्ज़ाम हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इनके संदर्भ में आपको फेज़ 1 के ये सेंटर देखने को मिलेंगे इधर ये नीचे, और आगे फेज़ सेकंड के सेंटर देखने को मिलेंगे। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो आपको ये कंप्लीट लिस्ट दे दी जाएगी। आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इनमें से जो चाहे वो सेंटर चूज़ कर सकते हैं। देखो हाउ टू अप्लाई यहाँ पर लिखा है, कैसे आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप जो आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका नाम ये लिख रहा है इधर www.rbi.org.in, यहाँ पर आप जाइए और अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कीजिए। आपको छोटी-छोटी बातें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। वो कौन-कौन सी बातें हैं देखो, आपके पास एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो या एक आपकी आईडी ज़रूरी है, क्योंकि उसके माध्यम से आपका पहला रजिस्ट्रेशन होगा, उस पे ओटीपी जाएगा, उसके बाद आप आगे का फॉर्म अप्लाई कर पाएँगे। देखो ये कुछ और छोटी-छोटी जानकारी आपसे माँगी गई है, मैं आपको आगे ही मैंने उसको हाइलाइट किया हुआ है कि आपसे क्या-क्या इस फॉर्म में माँगा गया है, फॉर्म भरते समय। आपको क्या-क्या चीज़ें रेडी रखनी है, फॉर्म भरते हुए। देखो यहाँ पर ये लिखा, आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाइए और जो आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो आपको फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीज़ें आपके पास रेडी रखनी होंगी। कौन-कौन सी चीज़ें हैं, देखो, यहाँ पर जो चीज़ें हैं, पहले तो आपको ये सारी चीज़ें स्कैन करके रखनी होगी, जैसे कि आपका फ़ोटोग्राफ, यहाँ पर फ़ोटोग्राफ लिखा हुआ है, 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर में होना चाहिए, और आपका जो सिग्नेचर है विद ब्लैक इंक, यहाँ पर स्पेशल लिखा हुआ है, ब्लैक इंक के साथ आपका सिग्नेचर हो, और फिर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक, या तो ब्लैक इंक से या ब्लू इंक से आपका जो व्हाइट पेपर है उस पर आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो होना चाहिए, आपके अंगूठा जो है, बायाँ अंगूठा, उसका होना चाहिए इम्प्रेशन, और आपको फिर एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना होगा, जो व्हाइट पेपर देना होगा, व्हाइट पेपर पर, और ब्लैक इंक से देना होगा, काले पेन से। तो ये कुछ जनरली इंस्ट्रक्शंस हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये पहले चीज़ें आपको अपने पास रेडी करके रखनी होगी। आपका फ़ोटोग्राफ आपके सामने रेडी हो, आपके सिग्नेचर व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से हो, और आपका जो लेफ्ट हैंड का जो थंब है उसका इम्प्रेशन होना चाहिए व्हाइट पेपर पर। ये ब्लैक और ब्लू इंक दोनों से हो सकता है, जिससे आप चाहें, और एक आपके साथ होना चाहिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन नोट्स, जिसको आपको एक व्हाइट पेपर पर लिखना है और ब्लैक इंक से अर्थात ब्लैक पेन से लिखना है। और आगे यहाँ पर देखो, सिग्नेचर आपके कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए। अगर आपके सिग्नेचर कैपिटल लेटर में है तो वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएँगे। उसके बाद आपसे कहा गया है कि जो आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, वो एकदम प्रॉपरली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ धुंधला-सा है, साफ होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। उसी प्रकार जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, उसके लिए आपको ये एक फॉर्मेट दिया गया है। यहाँ पर ये फॉर्मेट आप बिल्कुल हूबहू उतार लीजिए। अपने हाथों से लिखना है इसको, बस यहाँ पर आई अपना नाम लिख दीजिए, नेम ऑफ द कैंडिडेट, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid,
आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये आपको डिक्लेरेशन दिया है। यहाँ से आप इस डिक्लेरेशन को बिल्कुल हूबहू पेन से लिख लीजिए अपने हाथों से और बस यहाँ आई के बाद अपना नाम लिख दीजिए। आपका ये डिक्लेरेशन कंप्लीट माना जाएगा और ध्यान रहे ये कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। आपका सिग्नेचर और ये डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर में नहीं माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये कुछ जनरल जानकारी जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके सामने होनी चाहिए। अब देखो ये प्रोसीजर फिर से दिया है आपको कैसे अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है www.rbi.org.in की जो वेबसाइट है उस पर जाइए और यहाँ पर देखो पूरी जानकारी दी है। यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप अपॉर्चुनिटीज आपको एक फोल्डर मिलेगा, वहां पर जाइए। अपॉर्चुनिटीज के बाद आपको करंट वैकेंसीज नाम का एक हेडलाइंस देखने को मिलेगी। फिर वैकेंसीज एंड क्लिक ऑन द हाइपरलिंक। आप पहले देखो वेबसाइट पर जाओगे आरबीआई की। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको ये दिखाई देगा opportunities@RBI। आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद करंट वैकेंसीज पर क्लिक कीजिए। उसके बाद वैकेंसीज एंड क्लिक ऑन द हाइपरलिंक। हाइपरलिंक ये आपको दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आपके सामने निकल कर आ जाएगा। आप उसको फिल कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ पेमेंट फॉर एप्लीकेशन। देखो जब ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है तो ऑनलाइन ही होगा। पेमेंट का ऑप्शन भी देखो यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन मोड ओनली। आपको जो पेमेंट करना है वो ऑनलाइन ही करना है। आपको या तो यूपीआई दे दिया जाएगा या बैंक अकाउंट के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। जैसे भी आपको करना है पर ऑनलाइन ही होगा। अब देखो यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आपके जो फोटो, सिग्नेचर और जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है आपको कैसे कैसे अप्लाई करना होगा। तो देखो यहाँ पर फोटोग्राफ के बारे में लिखा है आपकी इमेज 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये आपकी जनरल जानकारी है। आपका जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, कलर पिक्चर में होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी पिक्चर आपने जो ली है वो लाइट कलर या व्हाइट बैकग्राउंड के साथ हो। देखो यहाँ पर लिखा है मेक श्योर दैट द पिक्चर इज इन कलर टेकन अगेंस्ट ए लाइट कलर्ड या प्रीफरेबली व्हाइट बैकग्राउंड। तो ये छोटी-छोटी जानकारी है। आप जब फ़ोटो क्लिक करोगे तो आपका फ़ोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, आपका सिग्नेचर ब्लर नहीं होना चाहिए। आपको जो सिग्नेचर करने हैं वो कैपिटल लेटर में नहीं करने हैं, व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से करने हैं। आपका जो डिक्लेरेशन है वो भी व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिखना है और ये भी कैपिटल में नहीं होना चाहिए। और आपका जो लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा है, वो भी आपको व्हाइट पेपर पर लगाना है और ब्लैक या ब्लू इंक से कोई सी से भी लगा सकते हैं। देखो फिर यहाँ पर कुछ आपको डूज़ और डोंट दिए गए हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये देखो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इंश्योर द फोटोज़ इज़ कैप्चर्ड अगेंस्ट ए लाइट कलर्ड। अगर आपका जो फ़ोटो है वो कलर में होना चाहिए और उसके बाद आप सीधा देखें वेबकैम की ओर और ये फ़ोटो शुड बी पासपोर्ट साइज़। जो आपका फ़ोटो का साइज़ है, वो पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए। ये आपको करना है और आपको क्या नहीं करना है, डोंट्स। स्मॉल साइज़ का फ़ोटो नहीं होना चाहिए आपका और जो कलर्ड ग्लासेस है और जो सन ग्लासेस है, वो आपको नहीं पहनने हैं फ़ोटो खिंचवाते समय। किसी भी तरह का ग्लास आपको नहीं पहनना है फ़ोटो खिंचवाते समय। दूसरी बात, आपके चेहरे पर किसी तरह की कोई शैडो अर्थात परछाई नहीं होनी चाहिए और फ़ोटो अंधेरे में नहीं होना चाहिए या इम्प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर बैकग्राउंड होना चाहिए। उसी तरह से आपका सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। उसकी इमेज को आप यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। अब देखो स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स, किस डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल होगी, वो प्रॉपर्टी होगी, वो कितनी होगी, यहाँ पर कंप्लीट जानकारी आपको दी गई है। आगे चलते हैं, थोड़ा-सा बढ़ते हैं। प्रोसीजर फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स। देखो, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कैसे अपलोड करना है, तो एक अलग से एक लिंक दिया जाएगा आपको। देखो यहाँ पर लिखा है सेपरेट लिंक्स। देयर विल बी सेपरेट लिंक्स फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन। जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लास्ट में एक सेपरेट अर्थात अलग से एक लिंक दिया जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन इन सभी को आसानी से अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपको प्रोसीजर बताया गया है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। अब हम चलते हैं थोड़ा-सा आगे। जब आपको एडिट करने के लिए विंडो दी जाएगी 2 दिन के लिए, तो उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया आप क्या-क्या एडिट कर सकते हैं। और आपको एक बार फिर से बता दूँ, ये आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा। अगर आपसे कोई
किसी तरह की कोई त्रुटि होती है फॉर्म अप्लाई करते समय, तो आप उसको 2 दिन का आपका समय होगा, उस 2 दिन के अंदर आप उस त्रुटि को ठीक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा-सा चलते हैं अपने सिलेबस की ओर, एग्ज़ाम पैटर्न की ओर। देखो ये फेज़ 1 ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप, बहुत ध्यान से आपको इसको पढ़ना है और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये जो हमारा ग्रेड बी जनरल डिपार्टमेंट की जो भर्ती है, उसके लिए है, जनरल कैडर। देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्कीम ऑफ सिलेक्शन एंड सिलेबस फॉर ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीआर जनरल, उसके लिए तो ये आपके सामने फेज़ 1 का ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप, अर्थात जो आपका जनरल कैडर है, उसके लिए फेज़ 1 का जो पेपर होगा, वो ऑब्जेक्टिव होगा। और इस पेपर में क्या-क्या पूछा जाएगा देखो, एक सिंगल पेपर आपसे पूछा जाएगा, एक ही पेपर होगा आपका 200 नंबर का, यहाँ पर लिखा है 200 मार्क्स। और ये कब होगा? ये होगा 18 अक्टूबर 2025 को। डिपेंड करता है कि अगर आगे कोई चेंज ना करना पड़े। वैसे अभी आरबीआई ने जो डिक्लेयर किया है वो 18 अक्टूबर किया है। अब देखो ये जो आपका पेपर होगा 200 मार्क्स का, इसमें आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा, ये आपको जानकारी दी गई है। पेपर विल कंसिस्ट टेस्ट ऑफ, देखो ए ए में हमें बताया गया है कि आपसे जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये आपसे 4 चीजें पूछी जाएंगी। द पेपर विल कंसिस्ट टेस्ट ऑफ, ये चारों चीजें, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो देखो टोटल आपका 2 घंटे का पेपर होगा, यहाँ पर लिखा है टोटल टाइम ऑफ 20 मिनट्स विल बी गिवन फॉर आंसरिंग। और उसके बाद फेज सेकंड का आपका एग्जाम होगा और ये फेज सेकंड एग्जाम होगा होपफुली दिसंबर 6 में 2025। और ये केवल उन लोगों के लिए होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो फेज 1 को क्लियर होंगे, करेंगे। तो अब इस फेज सेकंड में क्या-क्या पूछा जाएगा उसकी लिस्ट आपके सामने है। इस फेज सेकंड में आपसे 3 पेपर कराए जाएंगे या आपके 3 पेपर होंगे फेज सेकंड में। पहला पेपर होगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर फर्स्ट, जो कि इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज के आधार पर होगा। इसमें 50% क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के और 50% क्वेश्चन होंगे डेस्क्रिप्टिव टाइप के। अर्थात ये आपका ऑब्जेक्टिव और रिटन दोनों होगा। पेपर फर्स्ट, फेज सेकंड की हम बात कर रहे हैं। फेज सेकंड में आपके कुल 3 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट, और इस पेपर फर्स्ट में आपके जो 50% ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और 50% डेस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। और ये पेपर भी आपका टोटल 2 घंटे का होगा। ये जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे 50%, ये 30 मिनट का समय दिया जाएगा और ये 50% 50 मार्क्स के होंगे। जो आपके 50% डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे वो 90 मिनट के होंगे और ये 90 मिनट के जो आपका जो समय है, ये जो 50% क्वेश्चन डेस्क्रिप्टिव है, ये भी 50 नंबर के होंगे। तो टोटल पेपर फर्स्ट जो आपका होगा वो 2 घंटे का होगा और इस 2 घंटे में आपसे 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं पेपर सेकंड की। फेज सेकंड में आपके 3 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट में आपसे ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव दोनों पूछा जाएगा। 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 50% डेस्क्रिप्टिव होंगे, अर्थात रिटन होंगे। देखो पेपर सेकंड आपका इंग्लिश होगा, राइटिंग स्किल, ये भी रिटन होगा इंग्लिश का पेपर सेकंड। तो इसमें देखो आपको बताया गया है कि डेस्क्रिप्टिव टू बी टाइप्ड विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड के माध्यम से आपका जो पेपर होगा वो डेस्क्रिप्टिव होगा, आपको लिखना होगा, रिटन करना होगा, टाइप करना होगा और ये 90 मिनट का होगा। इसमें आपसे टोटल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये तीनों प्रश्न 100 नंबर के होंगे। ये हमने पेपर सेकंड की बात करी। अब हम बात करते हैं पेपर थर्ड की। पेपर थर्ड जो होगा जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का होगा। इस पेपर थर्ड में भी आपसे 50% ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो 50% आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको 30 मिनट दी जाएंगी और ये 50 नंबर के होंगे। और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए आपको 90 मिनट दी जाएंगी और ये भी 50 नंबर के होंगे। तो फ्रेंड्स ये फेज सेकंड में आपके 3 पेपर होंगे। फेज 1 मतलब पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। उसके बाद ये आपके ग्रैंड टोटल कर दिया गया यहाँ पर। जो ग्रैंड टोटल होगा आपका वो 300 मार्क्स होंगे, क्योंकि 3 पेपर होंगे तो हर पेपर 100-100 नंबर का होगा। चलिए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर नोट लिखा हुआ है। नोट क्या है, नोट में इसको पढ़ लेते हैं। ऑल क्वेश्चंस पेपर्स, यानी कि जितने भी प्रश्न पत्र होंगे वो दोनों लैंग्वेज में होंगे। इन बोथ फेज, मतलब दोनों जो फेज होगी, चाहे वो फेज 1 हो चाहे वो फेज सेकंड हो, एक्सेप्ट
द टेस्ट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के टेस्ट के अलावा जितने भी आपके प्रश्न पत्र होंगे वो दोनों लैंग्वेज में बनाए जाएंगे। बाइलिंगुअल, देखो यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ऑल क्वेश्चन पेपर्स विल बी सेट बाइलिंगुअली इन हिंदी एंड इंग्लिश। अर्थात जो आपके क्वेश्चन पेपर होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बनाए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो इंग्लिश का आपका पेपर होगा वो तो इंग्लिश में ही होगा। बाकी इसके अलावा जितना भी पेपर होगा आपका वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं फेज सेकंड के बाद आपके पास आता है तीसरा चरण और वो है इंटरव्यू। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरव्यू। जो कैंडिडेट्स फेज सेकंड को पार करके आएंगे, आपकी जो मेरिट लगेगी वो फेज सेकंड के अकॉर्डिंग लगेगी। देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज सेकंड। फेज सेकंड के माध्यम से आपकी जो एक मेरिट लिस्ट होगी वो तैयार होगी, क्योंकि फेज सेकंड में हमने देखा आपके 3 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। इन तीनों पेपर्स का जो टोटल है वो 300 मार्क्स है और फिर इन 300 मार्क्स के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसके आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये इंटरव्यू कब होगा ये आपको बाद में बता दिया जाएगा। और देखो इंटरव्यू कितने नंबर का होगा ये भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। इंटरव्यू विल बी ऑफ 75 मार्क्स, अर्थात 75 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। और आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी उस पर आपको मैसेज करके बता दिया जाएगा, मेल कर दिया जाएगा आपके इंटरव्यू के संदर्भ में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो 3 फेज में होगा। फेज 1 में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं। और फेज सेकंड में आपके 3 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट में आपसे 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 50% क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पूछे जाएंगे। पेपर सेकंड आपका इंग्लिश का होगा, जो आपको टाइपिंग करनी होगी कीबोर्ड के माध्यम से, उसमें 3 प्रश्न होंगे। और जो पेपर थर्ड होगा उसमें आपसे जनरल फाइनेंस और मार्केटिंग जो मैनेजमेंट है उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें भी आपको 50% क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और 50% क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्टिव मिलेंगे। और फिर जो आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी वो फेज सेकंड के आधार पर ही निकलेगी और फिर आपको फाइनली इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जनरल जानकारी मैंने आपको दी। अब बात करते हैं सिलेबस के लिए आपको क्या-क्या पढ़ना है। देखो पेपर फर्स्ट के लिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, पेपर फर्स्ट इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। जो सिलेबाई है फेज सेकंड का, फेज सेकंड का जो सिलेबस है जिसको सिलेबाई बोलते हैं वो आपके सामने है। पेपर फर्स्ट में आपको इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज पूछे जाएंगे। आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है वो आपके सामने है। आप यहाँ पर जा सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। उसके बाद आपको पढ़ना है सजेस्टेड रेफरेंस। यहाँ पर आपको दिए गए हैं सजेस्टेड रेफरेंस कि आपको कौन-कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं, कौन-कौन सी बुक्स हैं, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद ये सारी बुक्स आपको रेफरेंस के लिए दी गई हैं कि आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। और जो फेज सेकंड में आपका दूसरा पेपर होगा इंग्लिश का, रिटन स्किल होगी। जो रिटन स्किल्स का पेपर होगा उसमें आपको ये बताया गया है, द पेपर ऑन इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन मैनर टू असेस द राइटिंग स्किल इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। तो ये आपसे मतलब 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई ऐसे ही आपसे लिखवाया जाएगा ताकि आप ये साबित कर पाओ कि आप इंग्लिश को समझ सकते हैं, लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। और बात करते हैं पेपर थर्ड की। जो पेपर थर्ड होगा वो जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का होगा। जैसे कि आपको ये पता है, आपको 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, 50% डिस्क्रिप्टिव मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो ये है कि आपको फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ना है। फाइनेंशियल सिस्टम के बाद आपको पढ़ना है फाइनेंशियल मार्केट्स। इसके बाद आपको पढ़ना है जनरल टॉपिक्स। जनरल टॉपिक्स में जैसे कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंटरनेशनल बैंकिंग। ये सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर फिर सजेस्टेड रेफरेंस दिया गया है कि आपको कौन-कौन सी बुक्स हैं जो आपको रेफर करनी चाहिए। उनके नाम दिए गए हैं फाइनेंस के संदर्भ में, जैसे कि मॉनेटरी थ्योरी एंड पब्लिक पॉलिसी। ये आपको कुछ रेफरेंस दिए हैं, इंडियन इकोनॉमी और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप चाहें तो इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। और फिर मैनेजमेंट में आपको क्या पढ़ना है? देखो मैनेजमेंट में आपको पढ़ना है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जिसको ओबी बोलते हैं। ये आपको मैनेजमेंट में पढ़ना है। जैसे कि लीडरशिप होता है, लीडरशिप कॉन्सेप्ट होता है, थ्योरीज। उसके बाद आपको पढ़ना है एथिक्स एंड द वर्क प्लेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये आपको मैनेजमेंट का सब सिलेबस
आपको दिया गया है, फिर आपको सजेस्ट किया गया है कि आप चाहें तो इनमें से कोई सी बुक रेफर कर सकते हैं, जो मैनेजमेंट के संदर्भ में है, ये आपको दी गई है। जैसे कि स्टेफन दिया गया है, स्टेफन पी, रॉबिन्स एंड जज। ये सारी बुक्स आपको रेफर की गई हैं कि आप चाहें तो इनमें से कोई सी भी बुक पढ़ सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर नोट डाल दिया गया है, द सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल्स आर इंडिसेटिव्स ओनली। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखो आगे लिखा है स्कीम ऑफ सिलेक्शन फॉर ऑफिसर्स इन ग्रेड बी, और ये डीईपीआर एंड डीएसआईएम, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया, ये जो डीईपीआर है इसका मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, और ये जो डीएसआईएम है इसका मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आपको फिर से कुछ डिटेल दी गई है, जैसे कि जॉब रिक्वायरमेंट क्या होगी इसके बारे में बताया गया है, और स्कीम ऑफ सिलेक्शन क्या होगा ये बताया गया है। ये छोटी-छोटी जानकारी आपको दी गई है। हमारा जो मेन मकसद था, वो ये था कि किस-किस फ़ेज़ में आपका एग्ज़ाम होगा। देखो फ़ेज़ 1, ये जो आपके जो 2 डिपार्टमेंट आगे के हैं, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, वो जनरल कैडर के लिए पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे हैं जो 2 जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि डीईपीआर और डीएसआईएम, उसमें जो फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 1 में आपसे पेपर फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे इकोनॉमिक्स से, और पेपर सेकंड होगा आपका जिसमें आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो फ़ेज़ 1 में आपके 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इकोनॉमिक्स से संबंधित, और पेपर सेकंड में आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पर जो पेपर फर्स्ट है, फ़ेज़ 1 में पेपर फर्स्ट टोटल 120 मिनट का अर्थात 2 घंटे का होगा, और ये 100 मार्क्स का होगा। उसी प्रकार जो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो पेपर होगा इंग्लिश का, वो भी 1-2 घंटे का होगा, और इसमें भी आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। कंप्लीट 100 नंबर का होगा। फ़ेज़ सेकंड की बात करते हैं, तो देखो फ़ेज़ सेकंड में आपको यहाँ पर पेपर फर्स्ट दिखाई दे रहा है। इस पेपर फर्स्ट में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे इकोनॉमिक्स के आधार पर, और जो पेपर सेकंड होगा आपका फ़ेज़ सेकंड में, उसमें भी आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे इकोनॉमिक्स के आधार पर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर डिस्प्लेड ऑन कंप्यूटर आंसरिंग टू द रिटन आंसर्स टू बी रिटन ऑन पेपर्स। आपको पेपर देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले होगा आपका कंप्यूटर पर, लेकिन आपको जो आंसर लिखने हैं वो पेपर पर लिखने हैं। यही सेम बात यहाँ पर लिखी है। क्वेश्चंस पेपर डिस्प्लेड ऑन कंप्यूटर आंसर्स टू बी रिटन ऑन पेपर, और ये भी 2-2 घंटे के पेपर होंगे, 100 नंबर का होगा, 120 मिनट, 100 मिनट, 100 पेपर, 100 मार्क्स। तो जो आपका फेज़ सेकंड का पेपर होगा, डीईपीआर और डीएसआईएम दोनों कैडर की हम बात कर रहे हैं। उनमें से ये जो डीईपीआर है उसके लिए बात चल रही है, तो ये 400 नंबर का होगा टोटल। आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। देखो ये फेज़ सेकंड, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड आपको फिर से दिया गया है। इसमें डिटेल में आपको बताया गया है कि आपको क्या-क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये आप एक बार गो थ्रू हो जाइए इसका। ये फेज़ फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, ये फिर आपको डिटेल दी गई है कि आपको क्या-क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। डिस्क्रिप्टिव टाइप जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा फेज़ फर्स्ट में, उसमें वही सेम चीज़ आपको पढ़नी है। और फेज़ सेकंड की बात करें, डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ इकोनॉमिक क्वेश्चन पेपर डिस्प्लेड ऑन कंप्यूटर आंसर टू बी रिटन ऑन पेपर। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, आपको कहाँ-कहाँ से पढ़ना है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है, मॉड्यूल, ये सारी जानकारी आपको इस नोटिफ़िकेशन के माध्यम से दी गई है। तो ये आपको इकोनॉमी के संदर्भ में पेपर दिया गया है। ये भी फिर से आपको एक जानकारी दी गई है। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। देखो ये जानकारी अब उस पेपर के लिए है जो डीएसआईएम है। इसकी बात करते हैं, देखो जॉब रिक्वायरमेंट्स आपको बता दिया गया है। जो तीसरा डिपार्टमेंट है उसके संदर्भ में हमें जानकारी दी जा रही है। तो इसमें आपका जो पेपर फर्स्ट होगा, वो पेपर फर्स्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप ऑन स्टैटिस्टिक्स होगा। स्टैटिस्टिक्स के आधार पर आपका पेपर फर्स्ट होगा। ये भी 120 मिनट का होगा। इसमें भी आपसे 100 नंबर पूछे जाएँगे, 100 मार्क्स दिए जाएँगे, 100 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएँगे। पेपर सेकंड जो होगा आपका वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, स्टैटिस्टिक्स के आधार पर, और यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर डिस्प्लेड ऑन कंप्यूटर आंसर टू बी रिटन ऑन पेपर। अर्थात आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्यूटर पर डिस्प्ले होगा, और आपको जो उसके उत्तर लिखने हैं, वो पेपर पर लिखने हैं। और देखो सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर, आपको यहाँ पर 180 मिनट मिलेंगे, अर्थात 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा, और कुल मार्क्स आपको यहाँ पर 100 मिलेंगे। उसी तरह बात करते हैं पेपर थर्ड की, जो कि इंग्लिश का होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, और यहाँ पर भी आपको टू बी टाइप्ड विद हेल्प ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड के माध्यम से आपको
ये इंग्लिश का जो पेपर थर्ड होगा, उसको टाइप करना होगा। इसके लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे और ये भी आपका 100 नंबर का होगा, तो कुल मार्क्स आपका जो होगा डीएसआईएम कैडर में, वो होगा 300 मार्क्स। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। मुझे लगता है कि अब आपको कंप्लीट जानकारी मिल चुकी है। देखो एक बार फिर से यहाँ पर लिखा है पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, उसके बारे में आपको ये जानकारी दी गई है। ये बताया गया है कि कब-कब हो सकता है और उसके बारे में कुछ जनरल जानकारी दी गई है। अब ये देखो सिलेबस है डीएसआईएम का, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड का सिलेबस, थ्योरी ऑफ, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैंपलिंग थ्योरी, ये सब आपको पढ़ना है। लीनियर मॉडल्स एंड इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, एस्टिमेशन, टेस्टिंग, हाइपोथेसिस वगैरह आपको यहाँ पर पढ़ना है। डिटेल्ड सिलेबस की बात करें तो डिटेल्ड सिलेबस आपको दिया गया है। डिटेल्ड सिलेबस में आपको नंबर 1 पे पढ़ना है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस एंड सैंपलिंग थ्योरी। आपको पहला टॉपिक तो ये पढ़ना है। दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरा टॉपिक आपके लिए ये है लीनियर मॉडल्स एंड इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। तीसरे टॉपिक की बात करें तो तीसरा जो टॉपिक है आपके सामने ये रहा, स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस, एस्टिमेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। चौथे टॉपिक की बात करें तो देखते हैं चौथा में क्या दिया गया है। चौथा टॉपिक आपको दिया गया है, ये आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा, क्योंकि ये आपका अपने हिसाब से देख लेना, ये सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया जो आरबीआई ग्रेड बी की वैकेंसी निकली है, वो टोटल 3 फेज़ में आपका पेपर होगा। जैसे कि यहाँ पर ये पेपर थर्ड है इंग्लिश का, ये हम बात कर रहे हैं डीएसआईएम जो पोस्ट है उसके लिए। तो बस इतनी ही आपको जनरल जानकारी दी गई है। तो कुल मिला के मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आपका जो आरबीआई ग्रेड बी है, इसमें जो आपका पेपर होगा वो कुल 3 फेज़ में होगा, 3 फेज़ में होगा। फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ एंड थर्ड फेज़। तो इस फर्स्ट फेज़ में आपसे रिटन और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेकंड फेज़ में आपके 3 पेपर होंगे। कौन-कौन से वो 3 पेपर हैं? पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। तो जो पेपर फर्स्ट होगा, सेकंड फेज़ की हम बात कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट में आपसे 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 50% क्वेश्चन आपसे डिस्क्रिप्टिव पूछे जाएँगे। और जो पेपर सेकंड है, ये आपका जो अलग-अलग डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। जैसे कि इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा, फाइनेंस से पूछा जाएगा। और जो पेपर थर्ड है, वो आपका इंग्लिश से रिलेटेड होगा। मतलब ये इंग्लिश कह सकते हैं इसको जो पेपर सेकंड है, और जो पेपर सी है, ये आपका जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड होगा। जैसे कि डीईपीआर है, उसमें आपको इकोनॉमिक के क्वेश्चन मिलेंगे, और जो डीएसआईएम है उसमें आपको फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें भी आपको 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डेस्क्रिप्टिव, यहाँ पर भी आपको 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डेस्क्रिप्टिव मिलेंगे। और फिर आपका फाइनल जो स्टेज है इंटरव्यू की, वो इंटरव्यू की जो मेरिट है, वो फेज़ सेकंड का जो पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग तय किया जाएगा, और आपको जो रजिस्टर्ड मेल आप देंगे फॉर्म अप्लाई करते हुए, उस मेल पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आरआरबी ग्रेड बी के संदर्भ में मैंने आपको जानकारी दी। आशा करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ, और फ्रेंड्स जाते-जाते आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक हमारे आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि अन्य लोगों तक हमारे चैनल पहुँचे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलता हूँ किसी दूसरी वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।